प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा कर ली है। साथ ही जो 2-3 ऑनलाइन कक्षाएं अभी हाल ही की जो हुई है, जिसमें मैंने आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो 16 अंकों का एक प्रश्न आता है, रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय, नायक नायिका भेद, रीति का तात्पर्य आदि से संबंधित, जिस पर मैंने रस संप्रदाय को लेकर के रस के प्रमुख अवयवों पर 2 ऑनलाइन कक्षाएं ली है। साथ ही रस निष्पत्ति से जुड़े हुए 4 जो प्रमुख सिद्धांत है, बर्टोलोट का उत्पत्तिवाद और आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद, जिस पर मैंने पिछली जस्ट ऑनलाइन कक्षा ली है। और आज की इस रस निष्पत्ति के ऊपर इस तीसरी ऑनलाइन कक्षा को जो हमारा विषय होगा वह है भट्टनायक का भुक्तिवाद सिद्धांत पर विस्तार से पढ़ना। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस कक्षा को प्यारे विद्यार्थियों हम अब आरंभ करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। भट्टनायक जी ने भुक्तिवाद सिद्धांत दिया था। इससे पूर्व जो पहला सिद्धांत था रस निष्पत्ति का, वो आचार्य शंकुक का उत्पत्तिवाद था। उन्होंने उत्पत्ति को आधार मानते हुए रस निष्पत्ति पर अपने विचार प्रकट किए। दूसरा आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद, रस निष्पत्ति में उन्होंने अनुमान और कृत्रिमता का आरोप करते हुए अपनी बात कही। तीसरा सिद्धांत ये भट्टनायक का भुक्तिवाद, यानी भुक्ति यानी भोग करना। रस सूत्र के तृतीय व्याख्याता आचार्य भट्टनायक हैं। बर्टोलोट आचार्य शंकुक के समान इनका भी आज कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो सका है। इनका मत भी आचार्य अभिनव गुप्त की अभिनव भारती और मम्मट की काव्य प्रकाश, इन दोनों ग्रंथों में संकलित हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है साधारणीकरण नामक एक नवीन सिद्धांत की स्थापना करना, नवीन व्यापार की कल्पना करना, जिसे आज तक के प्राय सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। इनका विवेचन 2 भागों में विभाजित हैं। इनके मत को समझने हेतु पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इन 2 भागों में विभाजित करते हुए हम समझेंगे। पूर्वार्ध में इन्होंने पूर्व मतों का खंडन किया और उत्तरार्ध में इन्होंने अपने मत की स्थापना की है। और इनका जो पूर्वार्ध हैं वो इस प्रकार हैं। रस की निष्पत्ति न राम आदि अनुकार्य में होती है, जैसा कि बर्टोलोट ने माना था, और न अनुकर्ता में, जैसा कि आचार्य शंकुक ने माना था। ये दोनों ही तटस्थ हैं। रस की निष्पत्ति सामाजिक में होती है, सहृदय पाठक में यानी श्रोता में होती है, जिसकी स्थापना पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य ने नहीं की। लोलट रस को मुख्यतः अनुकार्यगत यानी राम सीता आदि ऐतिहासिक पात्रों में, और गौणत्य उन्होंने अनुकर्तागत यानी अभिनेता और अभिनेत्रियों में स्वीकार किया। ये दोनों ही तटस्थ हैं। अतः उत्पत्तिवाद मत आचार्य बर्टोलोट का उचित नहीं है। और आचार्य जो शंकुक हैं वो मुख्यतः अनुकार्यगत ही रस को स्वीकार करते हैं, रस की निष्पत्ति अनुकार्यगत मानते हैं। अभिनेता में रस की अनुमिति मात्र मानते हैं और वासनावश सहृदय की रस दशा का वो प्रतिपादन करते हैं। इसमें रस तटस्थ है। समस्त नाट्य प्रपंच का उद्देश्य सामाजिक को यानी सहृदय पाठक को रसानुभूति कराना होता है। अतः अनुमितिवाद भी अनुमान पर आधारित होने के कारण उचित नहीं है। चौथे जो व्याख्याकार हुए हैं रस सूत्र के, भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है। अभिनव गुप्त जो चौथे व्याख्याकार हैं, रस को अनुकार्य और अनुकर्ता में निष्पन्न मानकर, यानी न तो उन्होंने अनुकार्य राम सीता आदि ऐतिहासिक पात्रों में माना और न अनुकर्ता यानी अभिनेता और अभिनेत्रियों में माना। इन्होंने दोनों में इन्होंने नहीं माना। सामाजिक में उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। भट्टनायक के अनुसार अभिव्यक्ति सदैव पहले से विद्यमान वस्तु की होती है। ऐसी वस्तु तो अभिव्यक्ति काल के पूर्व और बाद में भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार कक्ष में प्रकाश करने से पहले, यानी कोई कमरा है जिसमें प्रकाश करने से पहले अंधेरे में जो वस्तुएं थी, अंधेरे में विद्यमान वस्तुएं प्रकाश करने पर अस्तित्व में आ जाती है और प्रकाश करने के
प्रकाश बंद करने के पर भी उनका अस्तित्व बना रहता है, और प्रकाश के लुप्त होने पर उनका अस्तित्व तो बना ही रहेगा। जबकि रस तो केवल अनुभूति काल में अनुभव होता है, न उसके पहले कोई सत्ता विद्यमान होती है और न बाद में। रस की सत्ता केवल अनुभूति काल यानी अनुभव जब तक कर रहे हैं, नाटक जो है रंगमंच पर जब तक प्रस्तुतिकरण हो रहा है, तब तक पाठक के हृदय में रसानुभूति होती रहेगी। अतः ये मत उचित नहीं है। जिन्होंने केवल रस की पाठक में या श्रोता में या सामाजिक में अभिव्यक्ति मानी, तो इनके मत को भी पटनायक जी ने अनुचित ठहराया। अब जो उत्तरार्ध भाग है जिसमें भट्टनायक ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, इन्होंने सर्वप्रथम 3 शक्तियों की कल्पना की: अभिधा शक्ति, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा एक तरह से शब्द शक्ति हैं, अभिधा लक्षण और व्यंजना में से पहली। अभिधा क्रिया से काव्य का केवल शब्दार्थ उपस्थित होता है, जिसमें नायक नायिका आदि की विशेष प्रेम कहानी रहती है। इसका परिचय सहृदय सामाजिक को होता है, अर्थात सर्वप्रथम पाठक काव्य का अनुशीलन करके उसका अर्थबोध ग्रहण करता है, कथा वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है, जो सहृदय के हृदय को छू नहीं सकती। तो ये अभिधा क्रिया है, जो कहानी है, कथा वस्तु है, उससे वो परिचय प्राप्त करता अभिधा क्रिया के माध्यम से। भावकत्व क्रिया, भावकत्व व्यापार का कार्य अभिधा द्वारा जो शब्दार्थ उपस्थित हुआ था, उसको सामाजिक के लिए उपभोग योग्य, भोग करने योग्य बनाना है। अर्थबोध के बाद अभिधा क्रिया के द्वारा अर्थबोध हुआ था कहानी का या नाटक की विषय वस्तु का। अर्थबोध के बाद काव्यगत वस्तु से हमारे हृदय में भी अनुभूति गम्य होने लगती है, अर्थात पाठक नाटक के भावों को अपने हृदयस्थ जैसा भाव ही मानने लग जाता है। और भावकत्व क्रिया निम्न प्रकार से कार्य करती है। प्रथम स्थिति में वह राम सीता आदि को उपाधियों से मुक्त कर, उपाधियों का तात्पर्य वे देवत्व, जैसे राम लौकिक अवतार, विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो अलौकिक पुरुष हैं। सीता भी उनकी पत्नी होने के कारण देवी के रूप में पूजी जाती है। तो ये देवियाँ उपाधि, जो देवत्व उपाधियाँ हैं, इनसे ये भावकत्व क्रिया उनसे मुक्त कर देती है और रंगमंच पर उनको एक सामान्य कामिनी के रूप में साधारणीकृत कर देती है। ये क्रिया प्रथम स्थिति में राम सीता आदि एक सामान्य नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत होते हैं, साधारण रूप में आ जाते हैं, अपने देवत्व को उतार देते हैं। द्वितीय स्थिति में सामाजिक का व्यक्तित्व अपने पराये की भावना से भी मुक्त हो जाता है, वह सामान्य रसिक हृदय मात्र रह जाता है। विभाव आदि का देश काल से संबंध दूर हो जाता है, ये भी सामान्य रूप में सामने दिखने लगते हैं। यानी जब हम कोई चलचित्र देखते हैं टीवी आदि पर या फिल्म आदि देखते हैं, तो उस समय अपने पराये की भावना से हम मुक्त हो जाते हैं, केवल हम तल्लीन हो जाते हैं उसी चलचित्र में। पास में कौन बैठा है इससे भी हम एक विमुख हो जाते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए, इन सारी विशेषताओं से साधारणीकृत हो जाते हैं, साधारण रूप में उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार भावकत्व व्यापार सीता आदि को पूज्य धरातल से उतारकर सामान्य कामिनी तथा सहृदय को एक रसिक के रूप में प्रस्तुत कर देता है। ऐसी स्थिति में सहृदय प्रत्यादि भावों का आस्वादन करने में सक्षम हो जाता है। तीसरी जो क्रिया है वो भोजकत्व क्रिया है, यानी आनंद की अनुभूति करने की क्रिया है, रसानुभूति करने की क्रिया है। भोजकत्व व्यापार ही रजोगुण और तमोगुण जैसी प्रवृत्तियों को दबा करके सत्वगुण का प्रादुर्भाव करता है और सामाजिक को रस का भोग कराता है। सत्वगुण आनंदमय होता है तथा सामाजिक अनुभूति काल में वेद्य विषयों का ज्ञान नहीं रखता है, अतः रस की स्थिति ब्रह्मानंद सहोदर कही जाती है। ये भट्टनायक का साधारणीकरण सिद्धांत है। यानी कहने का तात्पर्य रंगमंच पर जो भी पात्र है उनका वो साधारण रूप में सामने आते हैं और सामने जो पाठक जो श्रोता है या दर्शकगण हैं वो भी एक सामान्य धरातल पर आ जाते हैं, अपने वैयक्तिक विशिष्टताओं का निवारण करते हुए साधारण स्त्री पुरुष के रूप में आते हैं। और राम सीता आदि भी अपने देवत्व या विशिष्टताओं का बाना उतार करके एक सामान्य स्त्री पुरुष में यानी कामिनी के रूप में वो सामने नायक नायिका के रूप में सामने आ जाते हैं। तो भट्टनायक जी ने संयोग का जो अर्थ लिया वो भोज्य भोजक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ लिया भुक्ति यानी भोग करना। भरत मुनि की रससूत्र की व्याख्या इनके आधार पर इस प्रकार होगी: विभावों, अनुभवों तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से अर्थात भोज्य भोजक संबंध से रस की भुक्ति यानी निष्पत्ति होती है। अब इनके मत की जो समीक्षा कर रहे हैं उनमें देखिए, साधारणीकरण की स्थापना
इन्होंने पहली बार की है। ऐसा विश्व के किसी भी आचार्य ने प्रामाणिक सिद्धांत पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया। सत्व गुणों के प्रादुर्भाव की इन्होंने कल्पना की है। इससे पहले चमत्कार, आनंद शब्द प्रचलन में थे और अब साधारणीकरण, ब्रह्मानंद, सहोदर, अखंड, अलौकिक ऐसे शब्द प्रचलन में हैं। रस की दुख सुखात्मकता से भिन्नता इन्होंने स्पष्ट की है। रस की सर्वप्रथम तात्विक व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की और सामाजिक की रसानुभूति को इन्होंने महत्व दिया है। इनकी आलोचना में करते हुए कुछ विद्वान कहते हैं कि भावकत्व व भोजकत्व अनुभव सिद्ध नहीं है, इनका काम केवल लक्षणा सब शक्ति से चल सकता है। इन्होंने रस व रस भोग में अंतर माना, जो कि सही नहीं है, और भोग और प्रतीति का भेद एक तरह से मिथ्या है। और आलोचनाएं एक तरह से ये दर्शन और तर्क शास्त्र पर आधारित हैं। इनकी उपलब्धियां आज भी काव्यशास्त्र में अक्षुण हैं। इन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत की स्थापना की, सत्वगुणों के प्रादुर्भाव की चर्चाएं की और रस की सुख दुख से भिन्नता प्रदर्शित की और सामाजिक को विशेष रूप से महत्व दिया। सहृदय में रस की निष्पत्ति मानी, इसलिए इनका महत्व आगे चल करके महत्व प्राप्त कर गया। प्यारे विद्यार्थियों, अब चौथा सिद्धांत हमारे सामने आता है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। आचार्य भरत मुनि का जो रस सूत्र हैं उसके चतुर्थ व्याख्याता यही हैं और इनका मत अभिनव भारती जो इन्होंने लिखी हैं और ध्वन्यालोक लोचन में इनमें वर्णित हैं। काव्य प्रकाश जो मम्मट ने लिखा है उसमें इनका सार हैं। इनका अभिव्यक्तिवाद दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार के कारण अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर गया है। इन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का खंडन नहीं करके उनका सम्यक परीक्षण करते हुए कुछ संशोधन के साथ अपना मत प्रस्तुत किया है। इनका विवेचन इस प्रकार हैं। इन्होंने सामाजिक के अंतःकरण में यानी हृदय में वासना रूप संस्कारों की कल्पना की, पूर्व संस्कार रूप वासनाओं की कल्पनाएं की, जो सहृदय की रसानुभूति का प्रतिपादन भी किया। इनका मत इस प्रकार है, सामाजिक के हृदय में वासना रूप में कुछ पूर्व संस्कार प्रसुषुप्तावस्था में सोई हुई अवस्था में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें स्थायी भाव कहते हैं, जो अनुकूल कारणों को पाकर के जागृत होते हैं। ये वासना रूप स्थायी भाव ही विभाव आदि के संयोग से रस रूप में परिणत होते हैं। यह परिणति ऐसी होती है जैसे नए घट में पानी डालने से उसमें छिपी हुई गंध प्रकट हो जाती है। ये गंध न तो पानी में होती है और न ही अन्यत्र से आती है, घट के भीतर छिपी हुई होती है। उसी तरह से मनुष्य के हृदय में भी गंध की भांति स्थायी भाव छिपे हुए होते हैं, जो अनुकूल कारण विभाव, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय के सहयोग से वो जागृत होते हैं, सुसुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं या वासना रूप में विद्यमान रहते हैं। और जैसे घट पर पानी पड़ते ही वो गंध जागृत होती है, अतः से हृदय के स्थायी भाव भी विभाव आदि के संयोग से जागृत होकर उद्बुद्ध होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के साधारणीकरण को स्वीकार करते हुए 4 शक्तियाँ प्रस्तुत की है। प्रथम स्थिति यह है कि हम रंगमंच पर व्यक्ति विशेष को ही देखते हैं कि अमुक पात्र राम या सीता है। द्वितीय स्थिति में रंगमंच के वातावरण से विशेष भाव विलीन हो जाता है, यानी उपाधियाँ और विशिष्टताएं विलुप्त हो जाती है। पात्र सामान्य यानी साधारण रूप में साधारणीकृत होकर के हमारे सामने आते हैं। तीसरी स्थिति में व्यक्तित्व के लोप के साथ यानी अपनी विशिष्टताओं के लोप के साथ सहृदय के अंतःकरण में स्थित वासना रूप स्थायी भाव भी साधारणीकृत होकर उद्भुत होने लगता है, जागृत होने लगता है। सहृदय चौथी स्थिति है, सहृदय निर्विघ्न होकर साधारणीकृत रूप में रस का आस्वादन करता है। निर्विघ्न यानी कई बाधाएं होती है जो रसानुभूति के दौरान वो बाधक बनती है, अड़चने डालती है। जैसे हम टीवी सीरियल देखते हैं और हमारा ध्यान पूरी तरह से तल्लीन होकर के उसमें डूबा रहता है और अचानक किसी ने आवाज़ लगा दी, मम्मी पापा या भाई या कोई शोरगुल हो गया, तो वो बाधा उत्पन्न होती है। रसानुभूति में उनको विघ्न कहते हैं। जैसे चावल पकने पर भात रूप में सामने आते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा व्यंग्य व्यंजक भाव से, ध्यान दें, व्यंग्य व्यंजक भाव से रस की अभिव्यक्ति होती है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति तथा संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक भाव लिया है। विभावना व्यापार द्वारा स्थायी भाव बीज रूप में अंकुरित होता है। अनुभावना व्यापार द्वारा अंकुरित भाव को अनुभव योग्य बना देता है तथा संपूरंजन व्यापार द्वारा वे पूर्णतः प्रकट कर दिए जाते हैं। परिणामतः वासना रूप स्थायी भाव की रस रूप में परिणति होती है। अब इनके मत की हम समीक्षा कर रहे हैं। इन्होंने सहृदय के हृदय में
वासना रूप निरंतर विद्यमान रहने वाले पूर्व संस्कारों की प्रसुषुप्त अवस्था में रहने वाले स्थायी भावों को स्वीकृति दी। 7 प्रकार के इन्होंने रस विघ्नों का निवारण किया। 7 प्रकार के रस विघ्न हैं जो रस में बाधक बनते हैं। व्यंजना व्यापार की इन्होंने कल्पना की, जबकि भट्टनायक ने अभिधा व्यापार की कल्पना की। साधारणीकरण की स्थापना तो भट्टनायक जी ने की, लेकिन अभिनव गुप्त ने उस सिद्धांत को व्यापक रूप दिया। इनकी कुछ आलोचनाएं विद्वानों ने की हैं। रस की अभिव्यक्ति नहीं होती है, पूर्व में विद्यमान वस्तु की ही अभिव्यक्ति होती है, जबकि रस तो अनुभूति काल तक ही विद्यमान रहता है, न तो पूर्व और न बाद में उसकी कोई सत्ता या अस्तित्व मौजूद रहता है। महिम भट्ट ने रसाभिव्यक्ति को असंगत बताया है। संक्षेप में इन न्यूनताओं के होने पर भी इनका मत परवर्ती भारतीय आचार्यों में सर्वमान्य रहा है, अतः इनका मत आज भी महत्व रखता है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय काव्यशास्त्र में रस स्वरूप को लेकर भरत मुनि से जो भारी शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ था, उसका विस्तार आधुनिक काल तक चलता रहा है। 4 वाद हमारे सामने आए हैं, उनमें भट्टनायक द्वारा साधारणीकरण सिद्धांत की स्थापना करना आज तक सभी आचार्यों द्वारा स्वीकारा गया है। दूसरी तरफ अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद काव्यशास्त्र में बहुत महत्व प्राप्त कर गया है। परवर्ती आचार्यों ने इनके मत को ही सर्वमान्य माना है। अतः आज रस सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत है, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख 6 सिद्धांतों में से, और एक प्राचीनतम सिद्धांत भी है। रस ही काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा घोषित किया था। सहृदय के वासना रूप विद्यमान पूर्व संस्कार ही परिस्थितियों वश जागृत होकर या उद्बुद्ध होकर रस रूप में परिणत होते हैं। रस में स्थायी भाव ही रस में बदलता है, विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से। रस की स्थिति विभावादि की उपस्थिति तक ही रहती है। विभाव यानी आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, उसके बाद ओझल हो जाती है। अतः रस अलौकिक हैं। रस के स्वरूप को हम देखते हैं तो रस लौकिक न होकर अलौकिक हैं। रस ब्रह्मानंद सहोदर हैं, ब्रह्मा के सगे भाई जैसा। पाठक सतुगुण की आनंदा स्थिति में ही वेद्यांतर से स्पर्श शून्य होकर, यानी वेद्य यानी मानी हुई वस्तुओं के स्पर्श से वो शून्य हो जाता है, उनसे अपने पराय की भावना से वो मुक्त हो जाता है। निर्विघ्न रूप में यानी बाधा रहित होकर युगों युगों तक रस का आनंद लेता रहेगा। अतः रस सिद्धांत का विशेष महत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपकी लगभग 5 ऑनलाइन कक्षाओं में, जिनमें प्रथम 2 ऑनलाइन कक्षाओं में रस के प्रमुख 4 अवयवों पर विस्तार से चर्चा की थी, और शेष इन 3 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने रस निष्पत्ति संबंधी आपका जो प्रमुख प्रश्न आपके बनता है पाठ्यक्रम में, उन पर हमने विस्तार से चर्चा की है, बातें की हैं, आपको अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया है। इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये एक 16 अंकों का प्रश्न आपका आएगा, अथवा में आएगा, उनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा जो होगी वो रीति संप्रदाय पर होगी, यानी रीति का अर्थ और प्रमुख जो वैदर्भी, गोर्डी और पांचाली रीतियाँ हैं, उनको लेकर के मैं आपकी ऑनलाइन कक्षा लूँगा। और आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपका छूट रहा है विषय, वो है नायक नायिका के प्रमुख भेद। उनको भी मैं 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं में आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।